आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग राजनीतिक शास्त्र 12वीं के राजनीतिक शास्त्र के अध्याय 2 के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 2 में टॉपिक्स का नाम है राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्या। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ विदेशी आधिपत्य से केवल मुक्ति पाना नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रीय एकीकरण का लक्ष्य प्राप्त भी करना होता है। जिस देश को आज़ादी मिल जाती है वहाँ पर यह जरूरी होता है कि वहाँ के सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से किस प्रकार एकीकरण किया जाए। राष्ट्र निर्माण का अर्थ तथा नेहरू का दृष्टिकोण। राष्ट्र निर्माण एक ऐसा पदबंध होता है जो राष्ट्रीय एकीकरण का पर्याय समझा जाता है। राष्ट्र निर्माण का आदेश यह कामना करता है कि संविधान सर्वमान्य हो तथा देश का राजनीतिक एकीकरण हो सके। अमेरिकी लेखक कार्ल डैश का कथन है कि जिस प्रकार ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहे, सीमेंट आदि से कोई भवन बनाए जाते, उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण होता है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के पीछे महान निर्माताओं के इच्छा शक्ति होती है। लेनिन एवं स्टालिन के द्वारा सोवियत संघ बनाया गया था, जिसका विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। नेहरू के द्वारा भारत को विविधता में एकता का देश कहा गया था, अर्थात भारत को विविधता में देश इसलिए कहा गया था क्योंकि भारत में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ मतलब कि अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। वह नेहरू अपने देशवासियों से यह आग्रह करते थे कि भारतीय लोग जातिगत, संप्रदायवाद या क्षेत्रवाद जैसी तुच्छ बातों को छोड़ करके आधुनिक भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थियों का पुनर्वास। जब भारत की बंटवारे हो रही थी तो पाकिस्तान में हिंदुओं की सांप्रदायिकता के कारण हत्या होने लगी थी, जिसके कारण बहुत भारी संख्या में लोगों ने भारत में शरण ली थी। चूँकि पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिंदुओं ने पलायन करके पश्चिम बंगाल एवं असम में शरण ली थी, पश्चिमी पाकिस्तान से पंजाबी एवं सिख हिंदुओं ने पलायन करके पूर्वी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बम्बई एवं दिल्ली में शरण लिया था। इन्हें ही शरणार्थी कहा गया था। चूँकि भारत सरकार के द्वारा इन लोगों के लिए भूमि तथा भवन दिए गए थे और उद्योग धंधे चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 19 जुलाई 1948 ईस्वी को एक समझौता हुआ था। इसलिए संविधान के अनुसार अनुच्छेद 6 में कहा गया था कि जो लोग इस तारीख से पूर्व भारत आ गए हैं उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 7 में कहा गया था कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 ईस्वी के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया हो उन्हीं को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हो पाएगी, लेकिन वह नागरिक हो सकते हैं बशर्ते पाकिस्तान की सरकार से अस्थायी पुनर्वास लेकर के 19 जुलाई 1948 ईस्वी से पूर्व भारत लौट आए। महात्मा गांधी स्वतंत्रता के किसी भी जश्न में हिस्सा नहीं लिए थे, लेकिन सांप्रदायवाद हिंसा के कारण गांधी जी को गहरी ठेस पहुंची थी, क्योंकि उनके अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत सफल नहीं हो पा रहे थे। गांधी जी जब दिल्ली पहुंचे तो वहाँ भी इनके द्वारा हिंसा को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, लेकिन इनके लिए उन्होंने उपवास भी रखा, लेकिन कुछ हद तक ही हिंसा में कमी आई। चूँकि हिंदू एवं मुसलमान दोनों समुदाय इनके मतलब के सत्य एवं अहिंसा से प्रसन्न नहीं थे। अतः यही कारण है कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी के दिन नाथूराम गोडसे एक सिख ने इन्हें गोली मार करके हत्या कर दी थी। इस पर चर्चा करेंगे। हैदराबाद का विलय। हैदराबाद एक देसी रियासत हुआ करती थी जिनमें कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। चूँकि और यहाँ के शासक का नाम निजाम था, वह चाहता था कि हैदराबाद को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने भारत सरकार से एक वर्ष तक समझौता भी किया था। किंतु इसी समय हैदराबाद के लोगों ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और आंदोलन को दबाने के लिए निजाम के द्वारा अर्धसैनिक बल अपनाई गई थी, जिसका नाम रजाकार रखा गया था। मणिपुर की विलय। मणिपुर के महाराज बोधचंद्र सिंह ने भारतीय आज़ादी से पूर्व ही भारत संघ में अपनी रियासत के विलय संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। चूँकि यह सहमति पत्र
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से भी जाना गया था। रियासतों का विलय या एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या होता है? अब दोस्तों, एकीकरण का मतलब क्या होता है कि सभी राज्यों को एक में मिला देना, अर्थात स्वतंत्रता से पूर्व इस देश में राज्यों की संख्या 562, देशी रियासतों की संख्या 562 थी। लेकिन लेकिन 1953 ईस्वी के बाद इस देशी रियासत में कमी आई। एकीकरण का मतलब क्या होता है? सभी राज्यों को एक में मिला करके और शासन करने, अधिपत्य करने की को, की कोशिश करना। रियासत का विलय या एकीकरण स्वतंत्रता से पहले भारत को दो भागों में बांटा हुआ था। दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले भारत को कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। एक का नाम था ब्रिटिश भारत और दूसरे का नाम था देशी रियासत भारत। ब्रिटिश या अंग्रेजी भारत को मानचित्र में लाल से रंग से दिखाया गया था, अतः उसे लाल भारत के नाम से भी जाना गया था। लेकिन देशी रियासत को पीले रंग से दिखाया जाता था, इसलिए इसे पीला भारत के नाम से भी जाना गया था। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में निम्नलिखित प्रकार से विलय किया गया था। जैसे जैसे 216 देशी रियासत, जिसकी संख्या 19 करोड़ से अधिक थी, इन्हें भारत में उन प्रांतों में मिला दिया गया था जिसे ए वर्ग के नाम से भी जाना गया था, अर्थात एक वर्ग राज्य कहा गया था। 275 देशी रियासत, जिसकी संख्या लगभग 3.5 करोड़ थी, उन्हें मिलाकर नए राज्य बनाए गए थे जिसे बी वर्ग के नाम से जाना गया था। बड़ी देशी रियासत जैसे मैसूर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर इसी वर्ग के अंतर्गत आते थे। 61 देशी रियासत, जिसकी संख्या 70 लाख थी, उन्हें सी वर्ग के रूप में देखा गया था। कश्मीर की समस्या पर चर्चा करेंगे। कश्मीर की समस्या, जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था तो उस समय देशी रियासतों की संख्या 562 थी। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके थे। चूँकि उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह थे और उन्होंने भारत में अपने राज्य को मिलाने के लिए से इनकार कर दिया था। इसी बीच पाकिस्तान ने इस स्थिति को भरपूर फायदा उठाया और कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। चूँकि भारत सरकार कश्मीर की रक्षा हेतु अपनी सेना नहीं दे सकी, क्योंकि उस समय कश्मीर का विलय भारत में नहीं हो पाया था। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को राजा ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तब भारत की सेनाओं को कश्मीर भेजा गया और कश्मीर में जाकर पाकिस्तानी सेनाओं को